क्या आप जानते हो कि आयुर्वेद में ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं, लेकिन अगर समझ ना आए तो पूरा क्वेश्चन ब्लैंक चला जाता है। बट आज हम बात करेंगे उन सभी पीवाईक्यूज के बारे में जो अक्सर आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा चरक संहिता का पेपर 4 अप्रैल को है, और अगर आपके अभी तक पीवाईक्यूज नहीं हुए हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपका एक भी पीवाईक्यू मिस ना हो। तो चलो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नित्य सेवनीय और अनित्य सेवनीय द्रव्य की। ठीक है, तो नित्य सेवनीय द्रव्य वो होते हैं जिसका हम डेली यूज़ करते हैं, और अनित्य सेवनीय वो होते हैं जिनका हम डेली यूज़ नहीं करते। तो नित्य सेवनीय में आते हैं हमारे ऐसी चीज़ें जो हमारे दोष को बैलेंस करे, प्लस वो हमारी अग्नि को स्टेबल रखे और हमारी बॉडी को नरिश करे। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि शाली चावल, मिल्क, घी, मूंग दाल, आंवला। जो दुग्ध होता है वो हमारे ओज को बढ़ाता है, यानी कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। घृत हो जो होता है वो हमारा ब्रेन टॉनिक होता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। मूंग दाल इजी टू डाइजेस्ट होती है क्योंकि वो लघु होती है। और आंवला आंवला हमारा एंटी एजिंग होता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। फिर आता है हमारा अनित्य सेवनीय आहार। जो अनित्य सेवनीय होता है वो हमारा हैवी टू डाइजेस्ट होता है, प्लस वो हमारे दोषास को इम्बैलेंस करता है, और अगर हम उसका ओवर यूज़ कर दे तो कोई डिजीज़ पैदा कर सकता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए जैसा कि हमारा कर्ड। हमें जैसे कि बोला जाता है रात में दही नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये हमारे कफ को बढ़ाता है। अल्कोहल अल्कोहल भी हमें नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिवर और माइंड दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो कि हमारा अल्सर और विसूचिका। दोनों डिजीजेस डाइजेशन से रिलेटेड हैं, बट मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है। अल्सर जो होता है वो हमारे वात दोष को डिस्टर्ब करता है, और जो हमारा विसूचिका होता है वो हमारे वात और पित्त दोनों को डिस्टर्ब करता है। सबसे पहले बात करें अल्सर की, तो फूड को आगे मूव नहीं होने देता है ये। फिर हमको वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है, मोशन भी ठीक से नहीं आता है, और हमारा फूड ऐसा लगता है स्टक हो गया हो। ठीक है, ये हमारे अल्सर के लक्षण। अब बात करते हैं विसूचिका के लक्षण के बारे में। तो विसूचिका में क्या होता है, विसूचिका में हमें वात और पेट बढ़ने की वजह से हमारा बॉडी जो होता है फूड टॉलरेट नहीं कर पाता है, और वो हमें वॉमिटिंग आ सकती है, डायरिया हो सकता है, या फिर डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे अल्सर और विसूचिका के लक्षण। अगर वो आपसे पूछे कि अल्सर और विसूचिका में डिफरेंस बताओ तो आप ये लिख सकते हो। फिर बात करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो कि है विरेचन द्रव्य के आश्रय बताते हुए जीवनीय और दीपनीय महाकषाय के द्रव्यों के नाम लिखे। तो आप जानते हो जीवनीय महाकषाय कौन से होते हैं, जो लाइफ गिविंग ड्रग्स होते हैं, और दीपनीय महाकषाय वो होते हैं जो अग्नि बूस्टर्स होते हैं। जीवनीय महाकषाय जो होते हैं वो हमारे धातु को नरिश करते हैं, प्लस वो ओजस बढ़ाते हैं हमारे शरीर, मतलब इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। जैसे कि इन्हें जीवनीय महाकषाय कहा गया है, तो आप समझ सकते हो ओज बढ़ाने वाले धातुओं को जीवनीय महाकषाय कहते हैं। जब हमारा पेशेंट कोई भी वीक हो जाता है तो हम उसे जीवनीय महाकषाय देते हैं ताकि उसकी बॉडी में एनर्जी आ जाए। फिर आते हैं हमारे दीपनीय महाकषाय। दीपनीय महाकषाय वो होते हैं जो हमारा डाइजेस्टिव पावर को बूस्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पीपली, शुंठी। जो हमारी पीपली होती है, पीपली, शुंठी और मरीच, ये हमारी दीपनीय महाकषाय में आती है। तो हम समझ सकते हैं कि दीपनीय महाकषाय कौन से होते हैं, जो हमारी डाइजेस्टिव फायर को बूस्ट करते हैं और हमारे टॉक्सिन्स को रिड्यूस करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंजन के वर्णन करते हुए धूमपान के काल बताइए। तो आप सब जानते हो अंजन क्या होता है। अंजन होता है हमारा नेत्र शुद्धि करने में प्रयोग करते हैं अंजन का, नेत्र शुद्धि। ये हमारे कफ दोष को रिमूव करता है, और इसका जो टाइमिंग होता है वो सुबह जब हम इसको लेते हैं तो ये हमारी आईज को क्लीन करता है, और जब हम इसे शाम को लेते हैं तो ये सूदिंग इफेक्ट दिखाता है। तो अंजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया है आयुर्वेद में। अब बात करते हैं धूमपान की। धूमपान क्या होता है, धूमपान होता है इन्वायरमेंट को डिसइंफेक्ट करता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। तो हमें धूमपान आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा अच्छे से बता रखा है। अगर आपने अष्टांग हृदय पढ़ी होगी अच्छे से तो आपको धूमपान के बारे में सब कुछ पता होगा। अगर आप इसके बारे में
डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरे को कमेंट में बता देना, ताकि मैं इसकी डिटेल में वीडियो बना दूँ, क्योंकि ये वन शॉट है तो हम सारी चीज़ें इतने डिटेल में बात नहीं कर सकते। फिर आता है हमारा रोगमार्ग का विस्तार से वर्णन कीजिए। रोगमार्ग क्या होता है? डिजीज लोकेशन कंसेप्ट। डॉक्टर को ये पता होना चाहिए कि डिजीज कहाँ बैठी है, ठीक है। मार्ग 3 प्रकार का होता है, जैसे कि बाह्य, जो बाहर होता है। सेकंड इज अभ्यंतर, जो अंदर की साइड होता है। एंड द थर्ड वन इज मध्यमा, जो बीच में होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रोगमार्ग के बारे में बताए, तो आपको इन तीनों पॉइंट्स के बारे में डिटेल में लिखना है, जैसे बाह्य, अभ्यंतर और मध्यमा। बाह्य में आते हैं आपकी स्किन डिजीजेस या फिर ब्लड रिलेटेड डिजीजेस। एग्जाम्पल हो गया हमारा कुष्ठ रोग या फिर स्किन डिजीज। सेकेंड वन इज अभ्यंतर। अभ्यंतर जो होता है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में होता है, ठीक है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो सकता है। एग्जाम्पल है हमारा अल्सर या फिर आईबीएस। फिर आता है हमारा मध्यमा। मध्यमा जैसा कि आप सब जानते हो, मध्यमा होता है बीच में, तो मध्यमा में आ सकता है हमारा जॉइंट्स या फिर बोन्स। बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो अर्थराइटिस इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। सदव्रत का वर्णन कीजिए। सदव्रत क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सही से जीने का तरीका, यानी कि आइडल लाइफस्टाइल। इसमें आ सकता है फिजिकल डिसिप्लिन, यानी कि शारीरिक सदव्रत, मानसिक सदव्रत, वाचिक सदव्रत, सामाजिक सदव्रत, इंद्रिय निग्रह। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम इसके अंडर कवर कर सकते हैं। शारीरिक सदव्रत में हमें क्या लिखना चाहिए? हमें स्नान करना चाहिए, सफाई मेंटेन करनी चाहिए, क्लीनलीनेस रखनी चाहिए, नेल्स और हेयर्स को क्लीन रखना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, मतलब हमें गंदगी से बचना चाहिए, ओवर ईटिंग से बचना चाहिए, और रात में ज़्यादा देर तक जगना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारे दोषास इम्बैलेंस होते हैं। फिर आता है हमारा मानसिक सदव्रत। मानसिक सदव्रत होता है कि शांत रहना, पॉजिटिव सोचना, मेडिटेशन करना, ठीक है, ये सब हमारे मानसिक सदव्रत में आ जाते हैं। फिर जो चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए, यानी कि गुस्सा, लोभ, लालच, ईर्ष्या, ये सारे हमको नहीं करने चाहिए। थर्ड वन इज़ वाचिक सदव्रत। वाचिक सदव्रत में आ जाता है हमारा कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, मीठा बोलो, किसी से भी बुरा मत बोलो या कड़वा मत बोलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए किसी को। तो जो करो आप अच्छा करो, अच्छी चीज़ों को सदव्रत कहते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको सदव्रत पूछा जाए तो आप ये सारे पॉइंट्स उसमें कवर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हंसोदक का ऋतु अनुसार रस उत्पत्ति लिखिए। तो हंस, ठीक है, तो जैसा कि आप सब जानते हो हंसोदक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके अष्टांग हृदय में हंसोदक का वर्णन किया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हंसोदक क्या होता है। हंसोदक होता है ऐसा जल जो दिन में सूर्य और रात को चंद्रमा की किरणों से शुद्ध हो जाता है, उसे हंसोदक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम सब जानते हैं शरद ऋतु में, यानी कि रेनी सीजन के बाद स्काई क्लियर होता है, सूर्य और चंद्र दोनों का प्रॉपर कांटेक्ट होता है, इसलिए शरद में जो जल होता है उसे हंसोदक कहते हैं। इसमें पूछा गया है कि ऋतु अनुसार इसकी रस उत्पत्ति लिखो। तो ऋतु अनुसार इसकी रस उत्पत्ति समझ लेते हैं। बात करते हैं शिशिर ऋतु की। तो शिशिर ऋतु में क्या होता है, यानी कि लेट विंटर्स में आप सब जानते हो मौसम ठंडा होने लगता है, हमारी बॉडी में ड्राइनेस आने लगती है, तो फिर उसकी वजह से हमारी बॉडी में कफ जमने लगता है, और हमें इसे निकालने के लिए तिक्त चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो हमारे कफ को कम कर सकता है। फिर आता है हमारा वसंत ऋतु, यानी कि स्प्रिंग। कफ मेल्ट होता है, बॉडी में कोल्ड और कफ ज़्यादा होने लगता है, तो हमें कषाय का सेवन करना चाहिए। ये क्या करता है, हमें कफ, ये भी हमारे कफ को कंट्रोल करने में मदद करता है। थर्ड इज ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, समर्स में हमारा मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होने लगती है, बॉडी में हमारा पित्त बढ़ने लगता है गर्मी की वजह से, और वाटर लॉस होने लगता है, यानी कि डिहाइड्रेशन। इसमें हमें कटु रस का सेवन करना चाहिए। अगर आपको नहीं याद होता कि कौन सी ऋतु के अनुसार कौन से रस का सेवन करना चाहिए, तो मैं आपको एक ईजी सी ट्रिक बताती हूँ, देखो भाई, इस पे राइटिंग ऐसी आती है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ओके। टी काका, आमला, लामा। टी यानी कि तिक्त, हम इसका शिशिर में सेवन करते हैं। का मतलब कषाय, इसका हम वसंत में सेवन करते हैं। फिर आता है हमारा का, यानी कि कटु, इसका हम
ग्रीष्म में सेवन करते हैं। फिर आता है हमारा आम, यानी कि आंवला, इसका हम वर्षा में सेवन करते हैं। फिर आता है हमारा यानी कि लवण, इसका हम शरद में सेवन करते हैं। फिर आता है हमारा इसका यानी कि मधुर, इसका हम हेमंत में सेवन करते हैं। भाई बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक गई, अगर आपको यहाँ नहीं समझ आए तो मुझे बता देना, इसकी फ़ोटो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उपस्तंभ के नाम लिखकर अति निद्रा की चिकित्सा लिखिए। जैसा कि आप सब देख रहे हो, हर चीज़ की चिकित्सा कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ज़्यादातर आपको चिकित्सा याद होनी चाहिए। उपस्तंभ क्या होता है? आयुर्वेद में बॉडी को सपोर्ट करने के लिए 3 मेन पिलर्स होते हैं, जो कि है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। जैसे एक बिल्डिंग 3 पिलर्स पर टिकी होती है, वैसी हमारी बॉडी भी इन 3 चीज़ों पर डिपेंड होती है। हमारा आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अगर हम अच्छा आहार का सेवन करेंगे तो हमारी बॉडी बनेगी। निद्रा अगर हम प्रॉपर लेंगे तो हमारी बॉडी रिपेयर और रिलैक्स रहेगी। और अगर हम सही से ब्रह्मचर्य का सेवन करेंगे तो हमारी एनर्जी कंजर्व रहेगी। इन तीनों चीज़ों का अगर बैलेंस हमारी बॉडी में है ना, तो हमारी बॉडी में कोई भी दोष नहीं आ सकता, यानी कि सब कुछ प्रॉपर चलेगा। अब बात करते हैं मेन चीज़ जो इसमें पूछी गई है, अति निद्रा। अगर हम अति निद्रा का सेवन करेंगे तो क्या होगा? अति निद्रा बेसिकली क्या होती है? ज़रूरत से ज़्यादा सोना। अति निद्रा हमें कब आती है? हमारे शरीर में कफ दोष बढ़ जाता है, या फिर हमारे शरीर में तामस गुण बढ़ जाता है, या फिर हम हैवी चीज़ें खा लेते हैं, हैवी फूड खा लेते हैं, या फिर हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा लेज़ी होता है, यानी कि सोने उठने बैठने का कोई रूटीन नहीं होता है। आप सब जानते होंगे, जब हम रात में देर से सोते हैं 3-4 बजे कभी, तो फिर हमें सुबह सुबह नींद भी नहीं खुलती है और फिर पूरे दिन लेज़ी लेज़ी सा लगता है। उसकी वजह से हमारा कफ बढ़ जाता है, यानी कि शरीर में गुरुता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा नींद आती है। बात करें इसकी चिकित्सा की, तो चिकित्सा है इसकी लंघन। लंघन का मतलब होता है लाइट फूड लेना और फास्टिंग करना। और सेकंड चीज़ जो हमें इसमें हेल्प कर सकती है वो है हमारा रूक्ष आहार, यानी कि ड्राई फूड। ड्राई फूड, अगर हम ड्राई फूड का सेवन करते हैं या फिर लेस ऑयली खाना खाते हैं तो इससे ऑब्वियसली हमारा कफ दोष कम होता है, तो हमें नींद भी कम आती है। थर्ड पॉइंट इज़ व्यायाम। व्यायाम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी के दोषांश बैलेंस रहें। और अगर आप रोज़ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आपको वॉक पे जाना ही चाहिए, इससे हमारी बॉडी एक्टिव होगी और नींद हमें ऑब्वियसली कम आएगी। ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको इस वाले आंसर में कवर करने हैं, ठीक है। बात करते हैं लॉन्ग आंसर्स की। जैसा कि आप सब जानते हो, लॉन्ग आंसर हमें 4 पेज में कवर करने चाहिए। 4 मतलब एक पेज की दोनों साइड और दूसरे पेज की 2 साइड मिला के 4 पेज माने जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक कारण लिखकर प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान वो होता है जो हम डायरेक्टली अपनी आंखों से देखते हैं या फिर अपने कानों से सुनते हैं। जो चीज़ें हम डायरेक्टली देखते हैं, सुनते हैं, उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, यानी कि आंख से देखना या कान से सुनना। फिर आता है प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक कारण, यानी कि ऑब्स्टेकल्स। तो कुछ ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं जैसे कि अति दूर, यानी कि टू फार। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दूर है तो हम उसे क्लियरली नहीं देख सकते हैं, तो ये एक बाधक कारण हो सकता है। खड़े हैं बहुत दूर, कोई इंसान खड़ा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन है, तो हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि भाई ये कौन है इसका। सो ये आ जाता है हमारा टू फार में। सेकेंड पॉइंट इज़ टू क्लोज। टू क्लोज में आप समझ सकते हैं, जैसे ये आपकी आँखें हैं और आप बिल्कुल यहाँ पे कोई चीज़ रख दी जाए तो आपको नहीं दिखाई देगी, भाई ये क्या है, नहीं समझ आएगा, क्योंकि इतने पास से कोई भी नहीं दे सकता है। ये था सेकेंड पॉइंट। थर्ड आता है हमारा इंद्रिय दृष्टि, यानी कि सेंस ऑर्गन डिफेक्ट। अगर आपकी आईज़ वीक है या फिर ईयर्स वीक है, किसी ने कुछ बोला और आपको कुछ और सुनाई दे गया, तो ये आपकी इंद्रिय दृष्टि में आ जाता है। एंड द फोर्थ वन इज़ मानस अव्यवस्था, यानी कि आपका माइंड फोकस नहीं है। आप क्लास में बैठे हो बट क्या कहते हैं, आपका दिमाग कहीं और है, टीचर पढ़ा रहा है और आपके समझ नहीं आया कि उसने क्या पढ़ाया, उनकी क्लास भी पूरी निकल गई, फिर आप पूछते हो भाई इन्होंने क्या पढ़ा है, इसको बोलते हैं मानस अव्यवस्था। फिर आता है आवरण। आवरण का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि बीच में कोई रुकावट।
जैसे कि आप सुबह सुबह कहीं जा रहे हो सुबह 5 बजे और ठंड का मौसम है, बहुत ज़्यादा फॉग हो रखा है, आपको सामने का दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो ये हो गया ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि कोई रुकावट आ गई आपकी चीज़ में, आपको दिखाई नहीं दे पा रहा है ठीक से। फिर आता है हमारा अति सूक्ष्म, यानी कि टू स्मॉल। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वायरस या कोई बैक्टीरिया, ये सब इतनी छोटी होती हैं कि बिना माइक्रोस्कोप को हमको नहीं दिख सकती हैं। एक पॉइंट ये हो सकता है, एक हो सकता है अति व्यवधान, यानी कि इंटरफेरेंस। आप कोई चीज़ देख रहे हो, ग्लास में कुछ पड़ा हुआ है, बट आपका ग्लास ही गंदा है, तो आपको वो चीज़ कैसे दिखेगी। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक कारण होते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज धारणीय और अधारणीय वेग। धारणीय वेग और अधारणीय वेग दो प्रकार के वेग होते हैं। अधारणीय वेग जो होते हैं वो हमें कभी भी रोकने नहीं चाहिए, क्योंकि उसको अगर हम रोकेंगे तो हमको डिजीज़ पैदा हो सकती है। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल है, जैसे बात करते हैं यूरिन की। अगर आप यूरिन को रोकोगे तो आपके सर में दर्द हो सकता है, ब्लैडर में पेन हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज़ मोशन। आपको मोशन भी नहीं रोकना है, इसको इससे भी आपको बहुत सारी डिजीजेज हो सकती हैं। स्नीजिंग नहीं रोकना है और आपको अपनी नींद नहीं रोकनी है। अगर आप ये सारे अर्जेस रोकोगे तो आपको हेडेक हो सकता है, कोई भी हार्ट इश्यू हो सकता है, या फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है। ये थी हमारी अधारणीय वेग। अब बात करते हैं धारणीय वेग की। धारणीय वेग वो वेग होती है जैसे कि एंगर, ग्रीड की लालच, या फिर फियर, डर। ये कंट्रोल नहीं किया तो मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें अपनी कंट्रोल करनी चाहिए। जैसे कि सदव्रत में लिखा है, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, लोभ लालच नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों का वेग धारण करने से हमें मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऋतुचर्या का विस्तार से वर्णन कीजिए। ऋतुचर्या क्या होता है? ऋतु यानी कि सीज़न। सीज़न के अनुसार अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को एडजस्ट करना ही ऋतुचर्या कहते हैं। आयुर्वेद का मेन एम है कि डिजीज़ होने से पहले रोकना, यानी कि प्रिवेंशन। तो ऋतुचर्या का बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं हम। सबसे इम्पॉर्टेंट कि हर सीज़न में इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो हमारा दोष, वात, पित्त और कफ तीनों ही चेंज होते हैं। अगर हम एडजस्ट नहीं करते तो डिजीज़ हो जाती है, हम सब जानते हैं। सबसे पहले हमारी 6 ऋतुएँ होती हैं, उनका विस्तार से वर्णन कर लेते हैं। पहली है हमारी हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु वो टाइम होता है जनवरी से नवंबर के बीच का टाइम को हम हेमंत ऋतु में कंसीडर करते हैं। इसमें हमारा वात शांत होता है और अग्नि स्ट्रांग होती है। इसमें हमें क्या चीज़ खानी चाहिए? हमें सबसे पहले सेवन करना चाहिए कुछ चीज़ों का, जो है हमारा घी, मिल्क, ड्राई फ्रूट्स और हेवी फूड्स खाने चाहिए, क्योंकि वो हमको इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। लाइफस्टाइल हमें क्या रखनी चाहिए? हमें ऑयल मसाज करनी चाहिए, क्योंकि ड्राइनेस होती है, तो ऑयल मसाज करने से हमारी बॉडी एकदम सॉफ्ट रहेगी। और एक्सरसाइज करनी चाहिए। सेकेंड इज शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु क्या होता है? लेट विंटर्स। इसमें हमें अपनी डाइट स्लाइटली हैवी रखनी चाहिए और वार्म फूड खाना चाहिए। बात करें लाइफस्टाइल की, तो वार्म क्लोथ्स पहनने चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे हमारा दोष बैलेंस रहे। थर्ड वन इज़ हमारा वसंत ऋतु। वसंत ऋतु हमारे मार्च से मई तक का टाइम होता है, जिसमें हमारा कफ एग्रवेट करता है। इसमें हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए? हमें लाइट फूड लेना चाहिए, हनी लेना चाहिए और स्वीट्स को अवॉइड करना चाहिए। इस एक्सरसाइज तो आपको हर ऋतु में करनी चाहिए। ग्रीष्म में थोड़ा बताया गया है कि कम करनी चाहिए, बट ज़्यादातर आपको करनी ही चाहिए अपनी बॉडी को और दोषास को बैलेंस रखने के लिए। इसमें हमको उद्वर्तन करना चाहिए, यानी कि पाउडर मसाज करनी चाहिए। फोर्थ वन इज ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मई से जुलाई तक का टाइम होता है। इसमें हमें कोल्ड ड्रिंक्स पीनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक मतलब ये नहीं फैंटा, थम्स अप एंड ऑल, मतलब हमें नेचुरल कूलिंग एजेंट्स और जैसे बेल का शरबत पीना चाहिए, ठंडाई पीनी चाहिए, जिससे हमारे बॉडी में पित्त बढ़े नहीं, सारे दोष बैलेंस रहें। फ्रूट्स खाने चाहिए, लिक्विड फूड लेना चाहिए, एकदम हैवी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए और बहुत ज़्यादा धूप में निकलना अवॉइड करना चाहिए। फिर आते हैं हमारी वर्षा ऋतु। जुलाई से सितंबर तक का टाइम होता है। इसमें वात एग्रवेट करता है और अग्नि हमारी थोड़ी वीक हो जाती है। इसमें हमें लाइट फूड खाना चाहिए, वार्म फूड खाना चाहिए और कच्चे फल अवॉइड करने चाहिए। लाइफस्टाइल तो हमें थोड़ा बॉइल वाटर पीना चाहिए। नेक्स्ट इज हमारा शरद ऋतु। शरद ऋतु हमारे सितंबर से नवंबर तक का टाइम होता है।
इस ऋतु में हमें मीठी चीज़ भी खानी चाहिए, थोड़ी सी कड़वी भी खानी चाहिए और घी का सेवन भी करना चाहिए। प्लस आपको थोड़ा मूनलाइट का एक्सपोजर लेना चाहिए। आप सब जानते हो हंसोदक भी इसी ऋतु में मिलता है। परिवर्तन के अनुसार आहार विहार में परिवर्तन करके दोषों को संतुलित रखना ही ऋतुचर्या है। क्वेश्चन इज धातु क्षय और धातु वृद्धि की लक्षण एवं चिकित्सा का विस्तार से वर्णन करें। इसमें आपको लिखना है कि वात, पित्त और कफ तीनों धातु का क्षय और वृद्धि लिखना है कि वात के क्षय होने से क्या होता है, पित्त के क्षय होने से क्या होता है, या फिर कफ के क्षय होने से क्या होता है, और इन सभी की वृद्धि होने से हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, प्लस उसकी चिकित्सा का भी वर्णन करना है। सो ये थे कुछ हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे क्यूज़ एंड एल क्यूज़ जो पहले आए हुए हैं। तो इन सबको आप एक बार ज़रूर देख लेना ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपका फंसे तो वो मिस ना हो और आप अपने पेपर में अच्छे से लिख आओ ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ऐसी और वीडियोस आपको चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।